आप एक कंपनी में डायरेक्टर हो और कंपनी के ऑपरेशंस पे काम करते हुए कई बार आपने बोर्ड रेजोल्यूशंस को साइन किया है। अब उस कंपनी का कोई चेक अगर बाउंस हो जाता है तो क्या कंप्लेनेंट आपको भी एज ए को एक्यूज्ड बना सकता है? क्या आपके अगेंस्ट भी चेक बाउंस का केस उसी तरह से चलेगा जैसे कंपनी के अगेंस्ट चल रहा है, या ऐसा कौन सा सिचुएशन है जिसमें आप डायरेक्टर होने के बावजूद भी उस चेक बाउंस के ट्रायल से बाहर निकल के आ सकते हो? नमस्कार दोस्तों, इन्हीं क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन व्यू ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन द मैटर ऑफ सरोज पांडे वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली एंड अदर्स। हम इस वीडियो में इस केस का बैकग्राउंड समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों ये मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कौन कौन सी लीगल प्रेसिडेंट्स के ऊपर रिलाई करा, एंड फाइनली हम समझेंगे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या रिलीफ दिया डायरेक्टर को या कोई रिलीफ नहीं दिया और उनको बोला कि ट्रायल फेस करो जाके। बिफोर गोइंग फर्दर इनटू दिस वीडियो, अगर आपको एनआई एक्ट की लेटेस्ट जजमेंट्स के बारे में समझना है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और हमने वहां पर लेटेस्ट जजमेंट की प्लेलिस्ट आपके लिए लिंक दे रखा है। उस लिंक से आप लेटेस्ट जजमेंट्स को समझ सकते हैं और अपने आप को अपडेट कर सकते हैं अबाउट वेरियस नुआंसेस ऑफ द एनआई लॉ। कमिंग बैक टू दिस मैटर, लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्टली की टाइमलाइंस क्या थी, बैकग्राउंड ऑफ द डिस्प्यूट क्या था। इस मैटर में जो एपिलेंट थे, जो डायरेक्टर थे, को एक्यूज थे, उन्होंने कंपनी ने 3 चेक्स इशू करे थे। 3 चेक्स की अमाउंट, एक की 15 लाख थी, 20 लाख थी और फिर 15 लाख, ये 50 लाख का टोटल अमाउंट था। और ये तीनों चेक्स जो इशू करने के बाद डिसऑनर्ड हो गए। और डिसऑनर्ड का रीजन क्या आया? The drawer's signature differs and alterations corrections on instruments other than date। इस रिटर्न मेमो में इस कमेंट के साथ जो 3 चेक्स थे वो कंप्लेनेंट को मिल गए। अब कंप्लेनेंट ने जो ड्यू प्रोसेस ऑफ रिक्वायरमेंट है एनआई एक्ट की, उसको फॉलो किया। कंप्लेनेंट ने पहले लीगल नोटिस भेजा, लीगल नोटिस के बाद कंप्लेनेंट ने 15 दिन का जो टाइम पीरियड था उसके लिए वेट किया। उसके बाद भी जब कंपनी ने पैसे रिलीज नहीं किए तो कंप्लेनेंट ने एनआई एक्ट के कंप्लेंट जो है फाइल कर दी। अब जब ये एनआई एक्ट की कंप्लेंट ऑनरेबल मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने लगाएगी, उसमें जो को एक्यूज जो थी, जो एपिलेंट है इस मैटर में बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, उनके अगेंस्ट सम्मन इशू होता है। उस सम्मन को वो चैलेंज करने के लिए सेशन कोर्ट में गए। सेशन कोर्ट ने जो सम्मन्स को क्वैश करने की जो रिवीजन पिटीशन थी वो डिसमिस कर दी। अब उस डिसमिसल के ऑर्डर को जो आज की जो पिटिशनर सरोज पांडे जो कि को डायरेक्टर हैं, उन्होंने हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करी फॉर क्वैशिंग द समनिंग ऑर्डर अंडर सेक्शन 482 ऑफ द सीआरपीसी। ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली ने ये पिटीशन डिसमिस कर दी और इस तरह से ये जो मैटर है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 7 अप्रैल 2026 को इस एसएलपी में एक फाइनल डिसीजन दिया। सो दैट वाज द ओवरऑल टाइमलाइन ऑफ दिस मैटर। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड कि ऑनरेबल सेशन कोर्ट ने या फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने इस इनकी पिटीशंस को क्यों डिसमिस किया, कौन सी ग्राउंड्स थी, क्या मेजर रीजन था उस डिसमिसल का। तो अगर हम सेशन कोर्ट की बात करें तो सेशन कोर्ट में रिवीजन प्रोसीडिंग्स में ये आया, द ग्राउंड फॉर रिजेक्टिंग द रिवीजन was that she was the director of the company and she had also signed a board resolution which as per the court ipso facto evidenced the fact that she was involved in day-to-day management of the affairs of the company. So summoning order को चैलेंज करने के लिए जब को एक्यूज ने रिवीजन पिटीशन फाइल करी तो रिवीजन पिटीशन में ऑनरेबल सेशन कोर्ट ने कैटेगोरिकली ये आइडेंटिफाई किया कि जो रिविजनिस्ट है, दैट इज द पिटिशनर बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, उसने बोर्ड रेजोल्यूशंस पे साइन किया है। तो इस कारण से
ये फेयर चांसेस हैं कि शी वाज इन्वॉल्व इनटू डे टू डे अफेयर्स ऑफ द कंपनी। तो इसलिए हम इस स्टेज के ऊपर मैटर को, समनिंग ऑर्डर को क्वेश्चन नहीं करेंगे। द रिविजनिस्ट हैज टू अप्रोच टू द मजिस्ट्रेट कोर्ट एंड फेस द ट्रायल, और उस ट्रायल में अपना डिफेंस रखो सो दैट आप ट्रायल में क्लीन निकल के आओ। जब ये ऑर्डर चैलेंज किया गया अंडर 482 ऑफ द सीआरपीसी, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी सिमिलर रीजन दिया कि चूंकि बोर्ड रेजोल्यूशंस पे सिग्नेचर्स हैं तो इट मींस कि शी वाज इन्वॉल्व इनटू डे टू डे अफेयर्स ऑफ द कंपनी। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक सेकंड ग्राउंड भी दिया। उसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बोला क्योंकि रिवीजन पिटिशन आपकी डिसमिस हो रखी है, तो इस कारण जो सेक्शन 482 सीआरपीसी में ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास लिमिटेड पावर्स हैं इस डिसीजन के अगेंस्ट जाने का। सो इन दो ग्राउंड्स के ऊपर जब ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने क्वेश्चन कर दिए इनकी पिटीशन को, सो इन दो ग्राउंड्स के ऊपर जब दिल्ली हाई कोर्ट ने भी सेक्शन 482 सीआरपीसी की पिटीशन को डिसमिस कर दिया, तो रिविजनिस्ट जो था, जो कि डायरेक्टर थी सरोज पांडे, वो अप्रोच करती है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास। सो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास जो फैक्चुअल क्वेश्चन वो ये बना कि whether the appellant is indeed conversant with the day-to-day management of the company, thereby justifying the issuance of summons to her merely by signing the few board resolutions। क्या ये आउटपुट निकाली जा सकती है कि the person was involved in the day-to-day affairs of the company, more specifically उस पीरियड के दौरान? अगर yes, तो देन ऑब्वियसली नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी कि सेक्शन 141 के जो सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो फुलफिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। आगे बढ़ने से पहले एक बार हम सेक्शन 141 को देखते हैं। सेक्शन 141 का जो सबसेक्शन 1 है उसको अगर हम देखें, इफ द पर्सन कमिटिंग एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 138 इज ए कंपनी, सो इस मैटर में है कंपनी थी, एवरी पर्सन who at the time of the offense, so this is important, every person who at the time of the offense was committed was in charge of। तो जब ऑफेंस कमिट किया गया उस समय हर व्यक्ति जो भी इंचार्ज है, जो भी रिस्पॉन्सिबल है टू द कंपनी फॉर द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी एज वेल एज द कंपनी, दैट पर्सन shall be deemed guilty of the offense, shall be liable to be proceeded against and punished accordingly। so basically अगर जिस समय चेक जो है डिसऑनर्ड होता है और उसके बाद कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो जाता है, तो उस समय अगर कोई भी व्यक्ति कंपनी के डे टू डे अफेयर्स में कंपनी की मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उस व्यक्ति को सेक्शन 141 के अंदर लायबिलिटी उठानी ही पड़ेगी। लेकिन जो प्रोविजियो है ऑफ सेक्शन 141 वो एक डिफेंस प्रोवाइड करता है एक्यूज पर्सन को। वो डिफेंस क्या है? प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन्ड इन दिस सबसेक्शन shall render any person liable to punishment if he proves that the offense was committed without his knowledge or that he has exercised all due diligence to prevent the commission of such offense। so अगर हम सेक्शन 141 का जो फर्स्ट प्रोविजो है उसको अगर देखें तो दो डिफेंसेस हैं। डिफेंस नंबर 1 कि उसको नॉलेज जो थी नहीं थी, नो नॉलेज। सेकंड इज ही परफॉर्म्ड ऑल द ड्यू डिलिजेंस। सो अगर इन चीजों को एक्यूज पर्सन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल प्रूव कर देता है तो ही और शी वुड बी एक्विटेड फ्रॉम द फाइनल आउटपुट ऑफ द ट्रायल। हाउएवर अगर हम सबसेक्शन 2 की बात करें तो सबसेक्शन 2 जो है उन सभी व्यक्तियों के अगेंस्ट एप्लीकेबल हो जाएगा जिन्होंने जब ये ऑफेंस कमिट हुआ था तो उस समय कंसेंट और कनाइवेंस और एट्रीब्यूटल टू एनी निग्लेक्ट on the part of any director, manager, secretary or any other officer of the company, तो उन ये भी लाइबल हो जाएंगे सेक्शन 141 के
अंडर इन दी एनआई कंप्लेंट। तो इन दो सबसेक्शंस को लेके लेट्स नाउ अंडरस्टैंड कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का क्या व्यू पॉइंट आया इस जजमेंट में। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारी सेक्शन 141 की इंटरप्रिटेशन को लेके पहले जो 3 जज बेंच है वो एसएमएस फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड की जजमेंट में उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स दी थी, उसको रेफर किया और उसमें again 2 points. First point is that the person accused was in charge and responsible for the conduct of the business of the company, जो कि ये section 141 की language आ गई। This averment is an essential requirement. This averment is an essential requirement of section 141 and has to be made in the complaint. Without this averment being made in a complaint, the requirements of section 141 cannot be said to be satisfied. First and foremost, जब ये इंटरप्रिटेशन करी गई सेक्शन 141 में फर्स्ट रिक्वायरमेंट आया कि जो एनआई कंप्लेंट फाइल करी है कंप्लेनेंट ने, तो उसमें द कंप्लेनेंट को हैज टू डिस्क्लोज दैट हाउ द पर्सन accused was in charge of and responsible for the conduct of the business of the company. अगर इन requirements के ऊपर averments नहीं है against the accused person, तो then section 141 against that particular accused person cannot be invoked. Second, जो interpretation में ये निकल के आया, जो हमारा point है, merely being a director of a company is not sufficient to make the person liable under section 141 of the act. A director in a company cannot be deemed to be in charge of and responsible to the company for the conduct of its business. That's a very, very important interpretation by the Honorable Supreme Court in SMS Pharmaceutical Limited. चाहे आप डायरेक्टर हो कंपनी के, इसका मतलब ये नहीं कि कंप्लेनेंट जो है ऑटोमेटिकली जब कंपनी को मेन एक्यूज बनाएगा और जितने डायरेक्टर्स हैं उन सबको एज ए को एक्यूज बना लेगा। द कंप्लेनेंट, पहला पॉइंट, द कंप्लेनेंट हैज टू डिस्क्लोज स्पेसिफिक अवेयरमेंट्स अगेंस्ट ईच ऑफ द एक्यूज्ड, दैट्स द फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड इज मेयरली अगर कंप्लेनेंट ये बोलता है कि भाई हाँ, जो को एक्यूज्ड 1 है वो डायरेक्टर है, इसलिए सेक्शन 141 अगेंस्ट द को एक्यूज्ड इन्वोक होना चाहिए, दिस इज नॉट ए राइट इंटरप्रिटेशन। फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है जो सेकंड एक्सपेक्ट था जिसमें ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने क्वेश्चनिंग पिटीशन को डिसमिस किया था, वो ये था कि एपिलेंट ने 397 की जब रिवीजन पिटीशन फाइल करी थी बिफोर द सेशन कोर्ट, वो डिसमिस हो गई थी। एंड बिकॉज ऑफ द डिसमिसल ऑफ द रिवीजन पिटीशन, जो सेक्शन 1482 सीआरपीसी की जो पावर्स हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट आएगा। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रेफर किया 3 जज बेंच की जजमेंट को, जो कि कृष्णन वर्सेस कृष्णा वेनी जो थी, उसके अंदर फर्दर अनदर जजमेंट को रेफर किया गया था। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट held that inherent power of the High Court is still available under 482 of the CRPC even when the revision petition has been dismissed. And if you see, as it is a paramount power of the continuous superintendence of the High Court under section 483, the High Court is justified with the order leading to the miscarriage of justice and in setting aside the order of the courts below. So irrespective of the output of the revision petition, the High Court is fully empowered under 482 of the CRPC to invoke its jurisdiction to prevent the miscarriage of justice, and if required, the Honorable High Court can set aside the orders of the lower court. So in दो judgments को primarily rely upon किया गया, and coming back to now the key question before Honorable Supreme Court in this matter, वो ये था कि क्या बोर्ड रेजोल्यूशंस साइन करने का मतलब है
कि द पर्सन इज इन्वॉल्व इनटू द डे टू डे अफेयर्स ऑफ द कंपनी। अगर इसका आंसर यस है तो सेक्शन 141 इन्वोक होगा, और अगर आंसर नहीं है तो जो एक्यूज पर्सन है, जो एपिलेंट है बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, उसका जो समनिंग ऑर्डर है वो क्वैश कर दिया जाएगा। सो अपने एनालिसिस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रेट अवे टारगेट किया कि बोर्ड रेजोल्यूशन साइनिंग का मतलब क्या है। बोर्ड रेजोल्यूशन साइनिंग का मतलब है कि जो मैटर उस समय बोर्ड के सामने रखा गया, उस मैटर को डिसाइड किया और उसके ऊपर जो भी डिसीजन लेना था उस पे डायरेक्टर ने साइन करे। अपार्ट फ्रॉम दैट वन कैन नॉट मेक आउट ए केस कि अब वो जो पर्टिकुलर डायरेक्टर है जिसने बोर्ड रेजोल्यूशन पे अपने साइन करे हैं, वो डे टू डे अफेयर्स ऑफ द कंपनी के बारे में भी पता था। फॉर एग्जाम्पल मेनी टाइम्स हमने अपने एडवोकेसी में भी देखा है, तो बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन इज बीइंग पास, जिसमें आप ऑथराइज करते हो कि दैट ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी सो एन एडवोकेट विल अपीयर बिफोर द हाई कोर्ट। सो अगर इस रेजोल्यूशन के ऊपर किसी डायरेक्टर ने साइन कर दिया है तो वन कैन नॉट मेक आउट कि ये पर्टिकुलर डायरेक्टर is also involved into the day-to-day affairs of the company. So Honorable Supreme Court also gave another examples कि जैसे आपने board resolution जो पास किया, वो board resolution था कि hiring of the person at the management level, acquisition or liquidation of the assets affecting the overall position of the assets and liabilities of the company, या फिर any other requirements. So Honorable Supreme Court ने categorically ये clear किया कि signing of a board resolution at any time cannot be considered as कि जो भी व्यक्ति ने वो board resolution sign किया है, that each and every member of the board of the directors is aware of all the decisions taken in the everyday transactions and are involved in running a business concern. So इससे हमें जो ये क्वेश्चन का आंसर था कि साइनिंग बाय ए डायरेक्टर ऑन ए स्पेसिफिक बोर्ड रेजोल्यूशन डज इट मीन कि ही इज ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व इनटू द डे टू डे ऑपरेशंस। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, अगर आपने साइन किया है बोर्ड रेजोल्यूशन तो उसका मतलब है जो बोर्ड के सामने उस दिन जो वेरियस रिक्वायरमेंट्स, वेरियस डिस्कशंस थी, उनके ऊपर ही आपने बोर्ड रेजोल्यूशन साइनिंग का लायबिलिटी या राइट्स या ड्यूटीज वो असाइन होंगी। अदर देन दैट इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड दैट यू वर इन्वॉल्व्ड इन द everyday transactions, and that's where the honorable supreme court held that जो requirement है कि accused was in charge of and responsible for the conduct of the business of the company, ये जो requirement section 141 की है ये fulfill नहीं हो रही। इस कारण से ये जो appellant हैं उनके against section 141 को invoke नहीं किया जा सकता। कमिंग टू दी सेकंड काउंट, जिसमें ये बोला गया था कि ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने इस कारण से भी जो क्वेश्चनिंग पिटीशन थी उसको डिसमिस किया था क्योंकि रिवीजन पिटीशन ऑलरेडी डिसमिसल हो गया था। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट ये जो काउंट नंबर 2 है वो भी गलत है, एंड इन दिस वे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जो ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट थी उसको सेट असाइड किया, एंड फाइनल आउटपुट ये आया कि जो एपिलेंट सरोज पांडे हैं शैल स्टैंड, उनके प्रोसीडिंग्स जो हैं उनके अगेंस्ट जो हैं शैल स्टैंड क्वेश्ड, और जो ऑर्डर था, जो जजमेंट थी ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट की, उसको सेट असाइड कर दिया गया। एट द सेम टाइम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लैरिफाई किया कि इस जजमेंट का जो इम्पैक्ट है जो को अक्यूज पर्सन हैं उनके ट्रायल के ऊपर नहीं पड़ेगा। दिस जजमेंट इज ओनली फॉर दी सरोज पांडे, एंड आई होप विद दिस जजमेंट आपको एटलीस्ट दीज 3 एस्पेक्ट्स के बारे में क्लैरिटी मिली होगी। फर्स्टली कि अगर आप डायरेक्टर हो तो यू नीड टू इंश्योर कि अगर किसी ने आपके अगेंस्ट एनआई कंप्लेंट फाइल करी है तो यू शुड बी वेरी कैटेगोरिकली अवेयर दैट उस कंप्लेंट के अंदर आपके अगेंस्ट स्पेसिफिक अवर्मेंट्स होनी चाहिए कि किस तरह से यू वर डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इनटू द ऑपरेशंस और एवरीडे ऑपरेशंस एंड द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, एंड
अगर आप कंप्लेनेंट हो और किसी कंपनी के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर रहे हो चेक डिसऑनर की एंड डायरेक्टर्स को को एक्यूज बना रहे हो, तो देन फॉर ईच डायरेक्टर your complaint must disclose the averments against the co-accused directors so that you can invoke the section 141. अगर ये averments नहीं है, अगर आपकी complaint ये disclose नहीं करती, merely by taking a plea that he is a director, that's why section 141 should be invoked, ये प्ली आपकी स्टैंड नहीं करेगी. एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आप बोर्ड रेजोल्यूशन के ऊपर रिलाई करते हुए डायरेक्टर्स को को-एक्यूज बना रहे हो, तो देन यू मस्ट इंश्योर कि डायरेक्टर इज इन्वॉल्व्ड इनटू द डे टू डे अफेयर्स ऑफ द कंपनी बाय merely relying upon generic board resolutions, and by merely relying upon the signing of these generic board resolutions by the director, you won't be able to successfully run a trial against that particular director. And that's all in this video. And if you have any specific questions or queries about the liability of the directors in a check dishonor matter where the companies are involved and a couple of directors are also co-accused, you can share your questions or queries either in the comment box, or you can write to us at info@nyaytantra.com. We will try to respond to your questions or queries in a reasonable time. And share this video with your friends and other stakeholders who are in the NI practice area or who are facing or prosecuting check bounce matters where the companies are involved. And finally, thank you very much for going through this video. Jai Hind.